निशान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके सामने उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, आप लोगों को बता दूं मैं कि निशान क्लासेस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज संपन्न करवाई गई थी, उस टेस्ट पेपर से इस पेपर में अधिकतर जो क्वेश्चन है वो इसमें है। और देखिए, अब तक हम लोग लगभग साइंस में देखें तो हम लोग 4 पेपर कर चुके हैं और बायो वाले बच्चों के 5 पेपर हो गए हैं। सभी पेपर बहुत ही शानदार गए हैं। यदि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखें तो वहां पर भी बहुत शानदार पेपर गए हमारे बच्चों के। यदि आर्ट्स में देखें हम लोग तो वहां भी अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो पेपर बहुत ही शानदार हुए हैं। और यदि हम लोग 10th में लेके चले आपको, तो 10th में भी अब तक जो 4 पेपर हुए हैं वो पेपर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे गए हुए हैं। और देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एक बार कि निशान क्लासेज की जो टेस्ट सीरीज है वो एक तरीके से परीक्षा बाण है। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और विशेष रूप से क्या है, आपको पढ़ना चाहिए। और मैं बता दूं, निशान क्लासेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन कोर्स यदि लेना चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं, और ऑफलाइन यदि पढ़ना चाहते हैं आप कोटा मार करके तो ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों सुविधा हैं और दोनों में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। आप घर बैठे अपनी जो एजुकेशन है उसको बहुत ही शानदार बना सकते हैं। यही आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। निशान क्लासेज है तो सफलता सुनिश्चित है। देखिए, अब तक हमने जितने पेपर कराए उन सभी पेपरों को यदि मैं आपसे बताऊं तो बहुत ही शानदार पेपर गए हैं। आज 22 तारीख को केमिस्ट्री का था, एजी केमिस्ट्री का था, वो पेपर भी बहुत शानदार गया है। तो देखिए, रिजल्ट भी यदि आएगा तो उसी प्रकार से बच्चे कह रहे हैं। अभी आज हिंदी का पेपर हुआ है, इसमें काफी बच्चे क्या मैसेज कर रहे हैं, बता रहे हैं सर बिल्कुल हूबहू वही पेपर था जो हम लोगों ने आप बच्चों को बता रखा था। और देखिए, टेस्ट पेपर में हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। बाकी आप देखिए, आज का जो पेपर है वो पेपर बहुत ही शानदार पेपर है और एक सरल पेपर है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जिस बच्चे ने यदि लगातार बैठ करके पढ़ाई की है तो। ठीक है, अब देखिए हम पेपर के तरफ आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से पेपर आपको देखिए मैं हल कराता हूं। और इस पेपर में आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये तो आप लोगों ने देखिए निर्देश है तो पढ़ लेते हैं आप लोग। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए आपके सामने देखने को मिलेंगे आपसे। देखिए, और शानदार क्वेश्चन देखिए, पहला ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका विभिन्न माध्यम लेखन वाले जो पाठ्यक्रम है उससे लिया गया है। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? आप सभी को पता होना चाहिए और हमने पूरे बच्चों को बता रखा था। और देखिए, आपका पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ये ऑप्शन है आपका खोजी पत्रकारिता से संबंधित है। इसी का नाम निशान है कि आप देखिए हर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन एकदम सटीक है और जो क्वेश्चन हमारे हर बच्चे के पास उपलब्ध है। एक क्वेश्चन देखिए कोई नहीं कह सकता कि हमारे सर नहीं बताया, और ये मेरे पेपरों में भी क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? एक क्वेश्चन मैंने देखिए ये मेरे पास में देखिए एक पेपर है और एक क्वेश्चन मैंने क्या है परीक्षा में दे रखा है, H3 में दे रखा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे पास बोर्ड का पेपर है, ये मेरे पास निशान क्लासेस के टेस्ट सीरीज के पेपर हैं। इस पेपर में जिसमें देखेंगे तो सेम टू सेम आपको व्याख्या मिलेंगी, आपको पत्र मिलेंगे, मेजर क्वेश्चन मिलेंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको सेम टू सेम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं कह सकता मैं 16 में 16 है, पर अधिकतर क्या है ऑब्जेक्ट है। रिक्त स्थान 6 में से 4 रिक्त स्थान है, सिर्फ इंग्लिश वर्ड को छोड़ दीजिएगा, बाकी चारों के चारों मैंने इसमें दे रखे हैं।
तो मैं यही आशा करता हूं आपसे, और आपसे फिर उम्मीद करता हूं कि आप निशान क्लासेस के साथ जुड़े रहें। और मैं फिर अपने बच्चों से ही कहता हूं कि आने वाले जूनियर साथी हैं, उन बच्चों को भी आप प्रेरित करें और आप ये जरूर बताएं कि निशान क्लासेस की जो टीम है वो जिस दिन से एडमिशन लेते हैं उस दिन से लेकर के परीक्षा के बिल्कुल लास्ट दिन तक हमारे साथ रहती है। और ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कहता हूँ। कल रात में भी एक बच्चे का फोन आया था, सर इसका आंसर बताओ, मैंने फोन पर उस बच्चे को आंसर बता दिया था। इसलिए हम परीक्षा के बिल्कुल लास्ट तक आपके साथ रहते हैं, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 माध्यम होते हैं, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट। सबसे पुराना है तो आपका ये है मुद्रित माध्यम है, या इसको कहे प्रिंट माध्यम है। ठीक, ये मैंने आपके H3 में आपको दे रखा है, इनमें पेपर में दे रखा है बच्चों को। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और पढ़ते हैं, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है। अब लेखन चिन्ह आ गया है तो आपको पता है क्या होता है, लेखन चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सारे बच्चों का बिल्कुल एक क्वेश्चन राइट गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्लास टेस्ट में भी दे रखा है और बच्चों को हर बार मैंने रिवीजन में बता दिया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और वो क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है। तो आपका पहला ही आंसर है, इसको कहते हैं बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ये देखिए मैं हर बार इस क्वेश्चन को बताता रहता, सेम टू सेम एक शब्द भी इसमें चेंज नहीं किया है राजस्थान बोर्ड ने। जो डेफिनेशन हमने बताई थी वही सेम डेफिनेशन है और परिभाषा है। इसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, या इसको उपभाषा कहते हैं। तो उपभाषा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बोली होगा। ठीक है। एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? ये आपको पता होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी नहीं, इन दिनों नहीं। ये आपका निशा निमंत्रण गीत है और ये आपका है हरिवंश राय बच्चन का है। ये हरिवंश राय बच्चन की पहली कविता है और आत्म परिचय दूसरा गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये निशान निमंत्रण जो हमारा काव्य संग्रह है उससे ली गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन है, निशान निमंत्रण हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कवितावली किस कवि की रचना है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया है। सूरदास हमारे पाठ्यक्रम में ही नहीं है, कबीर हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, रसकान हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, और हमारा ऑप्शन होगा तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। ठीक है। फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि जरूर आप क्या है, एक बार निशान क्लासेज में जरूर विजिट करें। यह हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए। इसमें हमारी टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन ऑनलाइन उपलब्ध है। और हम राजस्थान के बाहर भी क्या है, मध्य प्रदेश में भी हमने क्या है अपना क्या है एक तरीके से लॉन्च कर दिया है, और धीरे धीरे हम लोग अन्य राज्यों की तरफ भी जा रहे हैं। तो आप जरूर क्या है निशान क्लास से जुड़े और अपने साथियों से कहें, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन में बैच के एडमिशन है वो क्या है शुरू हो चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, लोकल क्लासों के एग्जाम हो चुके हैं, तो इसके बैच भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर जल्दी से जल्दी क्या है निशान क्लासेस भेजें और अपनी सीट बुक कराएं, क्योंकि पढ़ाई आप सुचारू रूप से करवाना शुरू कर दें। क्योंकि जितना लेट आएंगे उतनी पढ़ाई आपकी लेट होती हुई चली जाएगी। पढ़ाई में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। तो आप जरूर
जल्दी से जल्दी विजिट करें और अपने बच्चों का एडमिशन जरूर करवाएं। ठीक, छोटा मेरा खेत। अगला देखिए है छोटा मेरा खेत, कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? सीधा सा आंसर है, उसे लगता है कागज का पन्ना। किसे कहा गया है? छोटा मेरा खेत कागज का पन्ना कहा गया है। एक क्वेश्चन भी देखिए, मैंने आपको बता दूं, मैं आपको ये मैंने H3 वाले पेपर में सेम टू सेम दे रखा है। और देखिए यही उम्मीद है और यही हम लोग चाहते हैं और यही हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम हमारे एक भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आए। जब बच्चा क्या है परीक्षा हॉल से निकले तो एकदम खुश निकले और ये कहता हुआ निकले कि हमारी शानदार तैयारी कराई गई थी और शानदार पेपर गया है, शानदार हमारा रिजल्ट आएगा। इसी मुस्कुराहट के साथ क्या है बच्चा क्या है बाहर निकलना चाहिए सेंटर से। यदि बच्चा कहता हुआ निकल रहा है कि हमें कुछ नहीं आया तो यही सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है कलंक है। परंतु हमारा बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता है। सारे बच्चों का शानदार पेपर है तो कागज का पन्ना कहा गया। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा जो कि क्वेश्चन है और यह है भक्तिन का असली नाम क्या था? गोपालिका, अंजना, भक्तिन। उसका नाम था लक्ष्मण या लक्ष्मी। एक मैंने H1 में दे रखा है, ऑब्जेक्ट में सेम टू सेम दे रखा है और आंसर होगा लक्ष्मण। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन बनाया है एग्जामिनर ने और वास्तव बहुत शानदार पेपर बनाया है एग्जामिनर ने। देखिए जीरा नहीं, काला नमक नहीं, कुछ नहीं, ये आएगा चूरन बेचते थे। क्या काम करते थे? सॉरी, चूरन बेचने का व्यवसाय करते थे। तो आप इसमें आएगा चूरन शब्द आएगा। ठीक है, आंसर इसका। अगला हमारा जो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लोक प्रचलित विश्वास विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में? बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम लाइन दे रखी है मैंने पेपर में, ऑप्शन में नहीं दे रखी पर क्वेश्चन में सेम टू सेम लाइन दे रखी है और उसी का क्वेश्चन का आंसर हो गया है। मैंने दे रखा था काले मेघा पाठ में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। तो पाठ का नाम पूछा है तो कौन सा पाठ हो जाएगा? काले मेघा पानी दे। कौन सा पाठ हो जाएगा? काले मेघा पानी दे। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतर है? तो आपको पता है ये अपना भीमराव अंबेडकर का है। किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है? ये हमारा जो पाठ है सिल्वर वेडिंग पाठ है उससे लिया गया है और इसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। ज्यों का त्यों, जो हुआ होगा से अर्थ है ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना है। तो यही इसका आंसर क्या है? सही है। वाईडी पंत का पूरा नाम क्या था? यशोधर पंत था। तो यही आंसर सही होगा इसमें, यशोधर पंत है क्योंकि वाईडी पंत थे, उनका यशोधर बाबू का क्या है शॉर्ट नेम था और इसका पूरा नाम था यशोधर पंत थे। वाईडी पंत, यशोधर पंत। ठीक है, यही आपका आंसर सही है। आनंद आया देखिए आपको पेपर में सब बच्चों को। देखिए अगला क्वेश्चन है पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? जूझ पाठ के आधार पे बताइए। तो पाठशाला लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? तो एक लड़का था उसका नाम था बसंत पाटिल। किसका था? बसंत पाटिल उसका नाम था। उसी से उसकी क्या हुई थी? घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। अगला क्वेश्चन है दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं और ये शहर देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा। पहला ही आंसर सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये मैंने आपको देखिए H3 पेपर है उसमें दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी अंतर नहीं है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और इस
पार्ट का सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन पूछा है एग्जाम ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक, जूझ पाठ के लेखक का नाम है, ये मैंने आपके देखिए पेपर में दे रखा है और ये पेपर देखिए मेरे पास है और ये दे रखा है मैंने H2 में दे रखा है, H2 में दे रखा है। जूझ पाठ के लेखक का नाम है और वो नाम था आपका, जूझ का नाम था आनंद यादव, आनंद यादव था। जूझ पाठ का लेखक का नाम पूछ लिया है, आनंद यादव था। ये हमारे 16 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे और अब तक मेरा ये प्रयास है, मेरा ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक बच्चे के 16 में से 16 सही निकलने चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन बच्चे को नया लगे और ऐसा लगे कि वो हमने नहीं पढ़ा है। इतना जरूर है कि जिस बच्चे ने बुक पढ़ी होगी उसी को ये क्वेश्चन आएंगे, पासबुकों से इनसे क्वेश्चन हल होने वाले नहीं है। ठीक है, आगे आप देखिए बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो रिक्त स्थान का आता है। देखिए रिक्त स्थान के क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं रिक्त स्थान में और एक सामान्य क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ज्यादा कठिन नहीं कह सकते, ज्यादा सरल भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर वर्ष इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध होता है। अब देखिए सबसे साधारण भी आ गया, लोक प्रचलित भी आ गया और मुख्य अर्थ भी आ गया। अब इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, उसके बाद तो आंसर बचता है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा। सीधा सा आंसर है अभिधा शब्द शक्ति होगा इसमें। ठीक है, सबका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नरेश तो बैल है, वाक्य में डेड शब्द शक्ति है। मैं आपको फिर बता दूं, इस सेम क्वेश्चन ए भी दे रखा था मैंने, ए भी दिया था, सिर्फ नरेश की जगह मैंने क्या कर दिया था, सॉरी उस बैल की जगह मैंने ऊंट लिख दिया था कि राजेश का पुत्र ऊंट है। अब ऊंट हो, बैल हो, गाय हो, शेर हो, आंसर सबका एक ही आएगा और वो आंसर होगा लक्षणा शब्द शक्ति होगा। तो लक्षणा शब्द शक्ति आंसर इसका सही होगा। ठीक, बहुत ही सुंदर उदाहरण पूछा गया है जो श्लेष के लिए पहचाना जाता है। और पानी गए न उबरे मोती मानस चोन, पूरा दुआ है। पानी शब्द में डेडेस अलंकार है, आप जानते हैं श्लेष है, क्योंकि पानी शब्द के यहाँ पर देखिए 3 अर्थ हैं और इस सेम टू सेम यही उदाहरण मैंने बिल्कुल परीक्षा में मेरे पेपर में दे रखा है। और देखिए आपको बता दूं, मैं आपको H3 में सेम दे रखा है, ये मेरे पास ये भी है और मेरे पेपर में सेम दे रखा है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोम, पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। तो उसकी दूसरी लाइन पूछी है, पानी गए न उबरे या मोती मानस चोन। 3 शब्द हैं और तीनों के संदर्भ में पानी शब्द अलग अलग अर्थ देगा, इसलिए अलंकार होगा श्लेष, क्योंकि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ आते हैं उस श्लेष में। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझ करके दूसरा अर्थ कल्पित करे, अब जानबूझ के करेगा तो इसमें हो जाएगा वक्कृति हो जाएगा, क्योंकि वक्कृति अलंकार होता है जानबूझ करके दूसरा अर्थ निकाल रहा है, तो वक्कृति अलंकार होगा। और ये आपको दे रखा है मैंने पेपर में। अब देखिए बहुत सुंदर सा देखिए शब्द पूछ लिया एनुअल। अब एनुअल का अर्थ होता है, वो इंग्लिश वर्ड है हमारा, एक पारिभाषिक शब्दावली है और इसका अर्थ होगा वार्षिक होगा। ठीक है, शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द होगा, तो शिविर देखिए क्या होता है, एक कैंप हो जाएगा। ठीक है, एक कैंप हो जाएगा, CAMP कैंप हो जाएगा। ठीक है, एक कैंप का अर्थ क्या टेंटिव हो जाता है, पर कैंप का शिविर हो जाता है, टेंटिव भी हो जाता है और वार्षिक हो जाएगा। ये आपके 6 आपके रिक्त स्थान थे जो आपके 6 में से 6 सही निकलने चाहिए। अब हमारा आता है देखिए अनसीन पैसेज आता है। देखिए अनसीन पैसेज,
अब इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। देखिए इसमें यहां तक लेंगे, आप पढ़ेंगे। देखिए चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेक आपत्तियां, विपत्तियां, कठिनाइयों का सामना कर सकता है। चरित्र किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की मूल आधार शक्ति है। सम्मान पूर्वक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। दूसरों पर जितना अधिक गहरा प्रभाव चरित्र का पड़ता है, उतना अन्य किसी गुण का नहीं है। जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य निरंतर सच्चरित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति समाज का कोढ़ है, रोग है, मानव का कलंक है। सच्चरित्र सफलता की कुंजी है। सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित सबके समान है। अब उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो शीर्षक देखिए क्या जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा, चरित्र का निर्माण हो जाएगा। तो कोई भी आप देखिए कर सकते हैं, सच्चरित्र कर दीजिएगा। देखिए ये हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये हो जाएगा शीर्षक का सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, सच्चरित्र हो जाएगा, या चरित्र का निर्माण भी कर सकते हैं। चरित्र का निर्माण है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये हमारा शीर्षक इसमें से हो जाएगा, वैसे ही सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या होता है? पहली लाइन में इसका आंसर है चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। ठीक है, चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। अगला है चरित्र की शक्ति से मनुष्य का क्या क्या कर सकता है। तो देखिए मनुष्य अपने चरित्र शक्ति से अनेकानेक, आप यहां से आएगा, ये दूसरा है। मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेकानेक आपत्तियों, विपत्ति और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ये आपका आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, सॉरी ये तीसरा, दूसरा तो हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला है क्वेश्चन है आपका। देखिए अब हमें देखना पड़ेगा ये कि उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है। तो आप वापस करना पड़ेगा। देखिए इधर हमें उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है। तो देखिए इसमें आ जाएगा, ये लिखा है। देखिए चरित्र किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की मूल आधार शक्ति है। सम्मान पूर्वक, देखिए यहां से आएगा ये, सम्मान पूर्वक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का नितांत आवश्यक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये चौथा क्वेश्चन है। पूछा क्या है? तो ये पूछा है, देखिए इसमें ये पूछा है उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है। तो सम्मान पूर्वक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का नितांत आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है आपका देखिए पांचवा, मनुष्य को सच्चरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है, देखिए इसमें फिर वापस करना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर है, देखिए ये है इसका, ये आएगा। देखिए इसमें ये आएगा, यहां से आएगा। देखिए ये आंसर है आपका, जीवन को सुख, शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सच्चरित्र का प्रयास करना चाहिए। ये अपना कौन सा हो जाएगा? ये आंसर अपना 5वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या है? देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सच्चरित्र के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान है। तो ये तो आपका यही लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है कि सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित सबके समान है। तो ये आपके देखिए आंसर थे, 6 आंसर थे, बिल्कुल इजी हैं। आराम से आप क्या है, पहले गद्यांश पढ़िए, उसके क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप आराम से, आपको लाइन टू लाइन आंसर मिल रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी अच्छा है, बहुत सुंदर बना है, उत्कृष्ट प्रदान है। देखिए अगला हमारा, देखिए अब हमारा पद्यांश आता है। देखिए आप पद्यांश है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन है। और ये देखिए, मेरा अनंत मन कहाँ सुख पावे, सूरदास जी का पद है कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है ना,
वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और कहाँ सुख पा सकता है। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, जैसे पंछी जहाज से उड़ के वापस जहाज पे आता है, कमल नयन को छोड़ के, कमल रूपी नेत्र हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनको छोड़ के और किसी देवता को ध्यान लगाए, मेरे को जरूरत नहीं है। परम गंगा को छोड़ के, परम गंगा जी के जल को छोड़ करके, ऐसा कौन सा प्यासा व्यक्ति होगा जो कूप खनावे, कुएं खोदेगा, कोई दुर्मति होगा, बुरी बुद्धि वाला होगा, वो ऐसा करेगा। जी मधुकर अम्बुज रसा को जिस ब्राह्मण ने कमल रूपी रस पी लिया हो, चख लिया हो, वो क्यों करील फल खावे, क्यों करील के जो फल है उनको खाएगा। अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला फिर दूसरे देव को क्यों ध्याएगा। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो उचित शीर्षक देखिए, मन की अभिलाषा हो जाएगा, मन की इच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मन की इच्छा हो जाएगा, सूरदास के मन की इच्छा भी कह सकते हैं, वैसे ये मन की इच्छा हो जाएगा, मन की अभिलाषा हो जाएगा। जहाज का पंछी उड़कर कहाँ आता है, ये आंसर आएगा उड़ जहाज का फिर जहाज पे आवे, तो ये आंसर होगा कि जहाज का पंछी उड़ करके पुनः जहाज पर ही बैठ जाता है, वापस वहीं आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गंगा के जल को छोड़ कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है, दुर्मति का है, कि जो बुरी बुद्धि वाला होगा दुर्मति। देखिए लिखा है इसमें, आप देखिए आ रहा है दुर्मति का है, देखिए लिखा है दुर्मति, ये लिखा है, ये आंसर आएगा दुर्मति। ठीक है, और इसको सही करेंगे तो देखिए दुर्मति हो जाएगा, दुर्मति। ठीक है ना, तो दुर्मति आ जाएगा कि दुर्मति वाला, बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, कोई ऐसा करेगा। करेल के फल किसे अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये भी लिखा है, देखिए करेल के फल है, देखिए लिखा है करेल के फल, ये लिखिए ये मधुकर को, तो क्या आएगा इसमें आंसर, इसका मधुकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर मधुकर आ जाएगा। करेल के फल देखिए किसको है, तो मधुकर आ जाएगा, ये मधुकर आ जाएगा। मधुकर कहते हैं भ्रमर को, ये आ जाए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख, पंक्ति का भावार्थ है, तो सीधा सा अर्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और कहीं पर सुख नहीं पा सकता, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, ऐसा इसमें बताया गया है। प्यासा शब्द का अर्थ हो प्यासा हो जाएगा, ये प्यासा है। ठीक है, प्यासा शब्द हो जाएगा, प्यासा शब्द हो जाएगा। ठीक है, और ये सिंपल सा अर्थ था, वो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ से आगे देखिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये हमारे अनसीन पैसेज थे। ठीक है, अब यहाँ से बुक वाले क्वेश्चन देखिए, खंड बी स्टार्ट होता है। अब तक देखिए हमने 42 क्वेश्चन के आसपास हल किए, लगभग ये सारे बच्चों के बिल्कुल सही है, क्योंकि एकदम सिंपल सरल क्या है क्वेश्चन आया है, और यही हमें उम्मीद है और आशा भी ऐसी करते हैं। ठीक है, आप लोगों का भरोसा भी हमारे ऊपर जो है वो बना रहना चाहिए, निशान क्लासेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं कि स्वयं क्या है, जो कोचिंग के निदेशक हैं वो स्वयं क्या है क्लास लेते हैं, सही बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, यही सबसे बड़ी क्या है विशेषता है। अनुशासन बहुत अच्छा है, और एटमॉस्फेयर जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। प्रत्येक बच्चे पर क्या है बात करते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सभी क्लासों में, और वहां पर मैनेजमेंट के सभी लोग वहां पर हमेशा तैयार रहते हैं, और बिल्कुल पानी वानी की बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। मतलब किसी प्रकार की कोई भी क्या है बच्चे को कोई समस्या नहीं होती है। और पढ़ाई में तो देखिए आप जानते हैं कि विगत वर्षों से क्या है निशान क्लासेस क्या है बहुत ही शानदार परिणाम देता आया है। हमने पिछले वर्ष भी क्या है 12th बोर्ड में पूरे हाड़ौती को टॉप किया था, 98% के साथ में पूरे हाड़ौती को टॉप किया था। और कम से कम हमारे पास में क्या है 90+ वाले जो बच्चे थे वो 35 के ऊपर क्या है हमारे पास 12th में 90+ वाले बच्चे थे, और 95 से ऊपर वाले भी 10-1 बच्चे थे। तो हर साल का हमारा ये परिणाम है, आप जरूर क्या है निशान क्लासेस से जुड़े। देखिए, और अब इसमें देखिए सीधा सा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, और ये पूछा है समाचार लिखते समय किन किन ककारों का ध्यान रखा जाता है। देखिए आप जानते हैं ये WH वर्ड होते हैं, और हमारे ककार होते हैं कितने 6 होते हैं, तो ये 6 ककार होते हैं। ठीक है, इन 6 ककारों का हमें पूरा क्या है ध्यान रखना पड़ता है।
ठीक है, क्या है, कौन है, कहाँ है, कब है, क्यों है, कैसे है, ये पता है आपको। देखिए जैसे अभी देखा जाए क्या है, ठीक है, कौन है, ठीक है, उसके बाद में कहाँ है, फिर कब है, फिर कैसे है और फिर क्यों है। ये क्या हमारे WH वर्ड है, इनका हमें क्या है विशेष रूप से क्या है समाचार लिखते समय ध्यान रखना, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब क्या है समाचार लिखते समय ये हिंदी में 6 ककार होते हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन कहते हुए उनकी आंखों में नमी चमक आई। सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर कथन के भाव को संक्षेप में लिखिए। सीधा सा है, देखिए सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसके बिल्कुल लास्ट से उठाया गया है। और जब देखिए आप पता है कि जो यशोधर बाबू का बड़ा बेटा है जो वो जब उसके लिए गिफ्ट लाता है उसमें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, एक तरीके से कहें आप पूरा घुटनों तक लंबा एक स्वेटर है वो लेके आता है। और जब वो कहता है कि आप इसको पहन करके, पिताजी से कहता है कि आप इसको पहन के दूध लेने जाया करो, ऐसे बोलता है तो उनकी आंखों में नमी आ गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उनका जो बेटा है ना वो यह नहीं कह रहा कि पिताजी आप वृद्ध हो गए, आप आराम से प्रातःकाल जगने में आपको परेशानी आती है, आराम से जगें, दूध मैं ले आऊंगा। वो कह नहीं, फटा पाजामा पहन के जाते हो मुझे अच्छा लगता। पर आप देखिए कि वृद्ध अवस्था में पिताजी दूध लेने जा रहे हैं, ये तो अच्छा लगता है उनको। इस बात को देखते ही उनकी आंखों में नमी आ गई कि उनका बेटा ये नहीं कह रहा कि पिताजी आप आराम करिए, दूध मैं ले आऊंगा। तो नहीं, आप ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहन के दूध लाया करो, फटा पाजामा पहन के जाते अच्छा लगता। इस बात को सुनकर के उनकी आंखों में नमी आ गई। तो एक तरह से बहुत अच्छा मैसेज है और हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पहले ही दिन कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया? जूझ पाठ के आधार पे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये हमने पेपर में बुकलेट में दे रखा है। और इसमें इतना देखिए कि जो लेखक स्वयं है जो आनंद यादव, जब क्या है वो पढ़ने जाता था, उसका बचपन का नाम स्कूल में गड़प्पा था। जब पढ़ने गया तो पहले दिन ही जब कक्षा में पढ़ने गया तो वहां पर देखिए कुछ बच्चों ने उसके साथ क्या करी, शरारत कर दी। कारण क्या था कि उसके साथ वाले जो बच्चे थे ना वो प्रमोशन हो गए थे, वो अगली क्लास में पहुंच गए थे और बाकी जूनियर जो बच्चे थे वो उनके साथ बैठा था और वो अकेला ही था। इसलिए और बच्चों ने क्या किया, उसके साथ में मजाक करना शुरू कर दिया, शरारत करना शुरू कर दिया। यहां तक हुआ कि चौहान का जो लड़का था, चौहान लड़का था, उसने तो उसके सिर से जो गमछा था, टावल थी, वो भी खींच ली। इस बात को लेकर के उसका मन बड़ा खट्टा हो गया कि यार इस पाठशाला में अब कैसे अपना क्या है एक तरीके से काम चलेगा, रोज कैसे अपन तो अकेले हैं, रोज आएंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस घटना को लेकर उसका मन क्या हो गया, खट्टा हो गया। कौन सी घटना थी कि वहां पर बच्चों ने शरारत करी, उसका मजाक करा। उसने कहा मेरे साथ का कोई बच्चा है ही नहीं जो मेरी सहायता करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरे मंद अपाहिज करता रघुवीर शाह ने किस सामाजिक विडंबना को उभारने का प्रयास किया है? देखिए सामाजिक विडंबना, देखिए कैमरे मंद अपाहिज करता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की करता है। तो सामाजिक विडंबना ये है कि देखिए आज जो मीडिया है वो मीडिया क्या कर रहा है, अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी लोकप्रियता के लिए और अपने कार्यक्रम को अच्छा और रोचक बनाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं, इस सामाजिक विडंबना को उभारने का प्रयास किया है कि सब स्वयं हम लेके जब उस अपाहिज व्यक्ति को लेके आते हैं तो उसके साथ हम लोग संवेदनशीलता का व्यवहार करते हैं। पर जैसे ही व्यक्ति क्या है वो कार्यक्रम क्या है रोचक बन जाता है, फिर हम कहते हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ये बता गया है कि आज हमारे समाज में हो रहा है कि हम किसी व्यक्ति की पीड़ा को, दुख को, दर्द को बेच करके और अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। तो रघुवीर शाह की किस सामाजिक विडंबना है कि वही हमारे समाज में विडंबना है और हमारे मीडिया की कार्यशैली पर क्या है व्यंग भी किया गया है और ये बताया गया है कि हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वो है आपका लुट्टन की सिर पर, देखिए
लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हुई? पहलवान ढोलक पाठ के आधार पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, और ये आपका पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। तो इसमें ऐसा होता है कि कसरत की धुन कब सवार हुई? पता होना चाहिए कि लुट्टन सिंह जो पहलवान था उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, उसकी कम उम्र में शादी हो गई थी, उसकी जो विधवा सास थी वो उसका लालन पालन पोषण करती थी। परंतु क्या था कि जो उसकी विधवा सास थी ना, उस सास को जो गांव के लोग थे वो क्या करते थे, तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, परेशान करते थे। इसलिए लुट्टन सिंह पहलवान पर इस बात का क्या है, बहुत प्रभाव हो गया, एक धुन सवार हो गई, लगन सवार हो गई कि मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सास से सबका बदला, मैं अपनी जो सास है ना, जो मेरी सास को परेशान करते हैं, उन सब से मैं क्या करूंगा, बदला लूंगा। इसलिए सास के अपमान का बदला लेने के लिए उसके सिर पर एक कसरत की धुन सवार हो गई। इसी दिन प्रतिदिन क्या है, दूध पीता था, व्यायाम करता था, फिर तो किशोर अवस्था में क्या होता, एकदम परिपक्व हो गया। तो इसमें पूछा है धुन कब सवार हुई? लोग उसकी सास को परेशान करते थे तब सवार हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक क्वेश्चन आपका देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। पंक्ति को श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के आधार पे क्या कह रहा है, देखिए कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक माने अच्छा विभाजन नहीं है। बात सही है, क्योंकि यदि जाति, भीमराव अंबेडकर के द्वारा पाठ लिखा गया है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, कि जाति प्रथा को हम श्रम का विभाजन मान ले, या जाति के आधार पे यदि हम काम का विभाजन करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कार्य का विभाजन जाति के आधार पे न हो करके उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। ये उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए या उसकी रुचि के आधार पर होना चाहिए, कि जो व्यक्ति जिस काम में रुचि रखता है उसको वही काम करने दिया जाए। और पहले क्या था, पहले जातिगत आधार पे काम का विभाजन था। जो व्यक्ति जिस जाति का होता था उस व्यक्ति को वही काम करने दिया जाता था। यदि वो उस काम करने में भले वो असक्षम है या उसको नहीं करना चाहता, फिर भी समाज क्या है, उसे अपना व्यवसाय बदलने की अनुमति नहीं देता था। इससे हमारे समाज में काफी समस्या आ गई थी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ गई थी। इसलिए कहा गया है कि श्रम विभाजन स्वाभाविक विभाजन नहीं है। वास्तव में जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर, योग्यता के आधार पर यदि आप काम देंगे तो व्यक्ति उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, मन से करेगा, और उसमें उसको सफलता भी प्राप्त होगी और वो अपना रोजगार कर पाएगा। परंतु इसमें ऐसा उस समय नहीं होता था, आज वर्तमान में ऐसा नहीं है। बाजार का जादू कैसे काम करता है? बाजार से पाठ के आधार पे। तो बाजार का जादू देखिए, बहुत बाजार का जादू आंख के रास्ते काम करता है, क्योंकि रूप सौंदर्य का जादू है, क्योंकि आकर्षण का जादू है, क्योंकि बाजार की जो दर्शन है वो दर्शन में, उस आकर्षण में, उस चकाचौंध में लोग क्या करते हैं, फंसते हुए चले जाते हैं और बाजार उनको अपनी ओर आकर्षित करता हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति को ये नहीं पता रहता कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और अनावश्यक वस्तुओं को वो खरीदता हुआ चला जाता है। इसलिए बाजार में एक जादू है, आकर्षण है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। जैसे चुम्बक का जादू है, लोहे पर चलता है, उसी प्रकार से बाजार का जादू भी, जिस व्यक्ति की जेब भरी है, मन खाली, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस आधार पे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। पंक्ति के आधार कविता के बहाने कविता की मूल संवेदना। तो देखिए पंक्ति के आधार पर कविता की मूल संवेदना बताई गई है, कविता के बहाने कविता की संभावना बताई गई है, और कविता के बहाने कविता के माध्यम से
कवि कुमार नारायण ने ये बताने का प्रयास किया है कि देखिए जो कविता है वो कविता का अस्तित्व क्या है, रहेगा या नहीं रहेगा। अंत में ने निष्कर्ष किया है कि कविता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कविता कभी मरने वाली नहीं है। ठीक है, और ये बताया गया है कि कविता की जो उड़ान होती है वो असीमित होती है। देखिए यहाँ यात्रा है, इसमें चिड़िया है, फूल है, इनकी एक यात्रा क्या निश्चित होती है, परंतु कवि की जो कविता होती है वो बच्चे की तरह असीमित होती है, बच्चे के सपनों की तरह असीमित होती है। उसी प्रकार से बताया गया है कि कविता के महान कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कविता का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, चाहे मशीनीकरण यांत्रिकता का दबाव कितना ही बढ़ जाए, पर कविता कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। यहाँ बताया गया है चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, फूल के खिलने की सीमा होती है, और लास्ट में कवि ने इन दोनों में कविता की तुलना करते हुए अंतर स्पष्ट किया है, और अपनी कविता की तुलना किससे करी है, बच्चे के खेल से की है, कि जिस प्रकार से बच्चे के खेल में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, और बच्चा अपने स्वतंत्र रूप से क्या खेलता है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह होती है। कवि की कविता पर देश काल वातावरण का और उस पर किसी प्रकार का न धर्म का, संप्रदाय का, किसी प्रकार का क्या है, कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो यही इसकी मूल संवेदना है। अथवा वाला था, देखिए किसी भी किसान कुल छंद में तुलसीदास जी के अनुसार पेट की ज्वाला का समाधान क्या है। देखिए यहाँ ये बताया गया है कि पेट की आग के बारे में बताया गया है कि पेट की आग ऐसी है कि हर व्यक्ति संसार में जो काम कर रहा है वो अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, अर्थात अपनी भूख को शांत करने के लिए कर रहा है। चाहे कोई किसान है, चाहे कोई पढ़ाने वाला है, चाहे कोई मजदूर है, कोई भी है, चाहे कोई भिखारी है, जो भी, चाहे चोर है, सभी व्यक्ति अपने अपने कामों को कर रहे हैं सिर्फ इसलिए अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक ये पेट की आग शांत नहीं होगी तब तक भगवान श्री राम की कृपा नहीं होगी। जब भगवान श्री राम की कृपा रूपी बादल बरसेंगे तब ये पेट की आग का समाधान हो सकता है, और कोई समाधान इसका नहीं है। ठीक है, आगे देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका है, किशनदा के दिल्ली से चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किशनदा की किन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। देखिए आप बता, जो किशनदा क्या है दिल्ली में रहते थे तो अनेक प्रकार के आयोजन करवाते थे। इनमें देख देखिए पहले तो जैसे क्या है, रामलीला करवाते थे, रामलीला का आयोजन करवाते थे, होली गवाने का काम करते थे, और जितने ब्राह्मण लोग थे ना उनको क्या दे हैं, जन्य पुण्य है ना, ये है, इसका अर्थ है जनेऊ पुण्य संस्कार था, जनेऊ बदलने का संस्कार था। तो ये 3-4 बातें थी, तो इनको किशनदा करते थे। पर किशनदा जब दिल्ली छोड़ के चले गए तो इस काम को यशोधर बाबू ने करना शुरू कर दिया। रामलीला की तालीम के लिए अपने कमरे को दे देना, अपने घर पे होली गवाने का काम करना, और सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके जनेऊ पुण्य संस्कार था, जनेऊ बदलने का संस्कार था, उसको करना। ये सारे काम किसने किए थे? इन परंपराओं को जिंदा रखने का काम यशोधर बाबू ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को अनचाहे राजस्थान का ख्याल क्यों आया? अतीत में दबे। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते लेखक को अनचाहे राजस्थान का ख्याल क्यों आया? राजस्थान का ख्याल इसलिए आया कि ऐसा नहीं कि वहां की दृश्यावली एक जैसी थी, ये तो हाँ था ही, पर इसके साथ साथ ये था कि वहां पर एक गांव था, उस गांव का क्या नाम था? कुलधरा। वहां एक गांव था, उसका नाम था कुलधरा, और कुलधरा वहां पर गांव था, और उस गांव की विशेषता थी जैसलमेर के मुहाने पे एक खूबसूरत गांव था। पर वहां पर ये हुआ कि वहां के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों की वहां के राजा से किसी बात को लेकर क्या हो गई? टकरार हो गई थी। जब टकरार हो गई थी, इस बात को लेकर के स्वाभिमानी गांव के सभी लोग रातों रात
अपना घर बाहर छोड़ करके वहां से चले गए थे। आज भी देखिए वहां पर घर वैसी हैं और जो कीम पत्थर दरवाजे वगैरह लोग उठा ले गए पर घर वैसे ही बने हुए हैं। तो इस बात को देखकर उनको उसकी याद आ गई। तो याद भी वहां के स्वाभिमानी लोग थे जो रातों रात क्या है अपने गांव को छोड़ के चले गए। पीले पत्थरों से निर्मित एक खूबसूरत सुंदर सा गांव था, इसको जरूर उनको याद आ गई थी। ठीक है, अब देखिए हरबंस राय बच्चन का और धर्मवीर भारती के साहित्यिक परिचय। एक का देना है किसी का। अब हरबंस राय बच्चन है तो हरबंस राय बच्चन हालावादी कवि थे। ठीक है, हरबंस राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। हरबंस राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वहीं से उन्होंने क्या है अपनी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी। 2003 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सीधा सा अर्थ है 1907 में जन्म हो गया था, 2003 में क्या हो गई थी मृत्यु। जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। इन्होंने 2 शादियां करी थी। ठीक है, तेजी बच्चन और सूरी बच्चन है ना, इस प्रकार से क्या है इन्होंने 2 शादियां करी थी और हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं के ऊपर जो हिंदी के महान कवि थे उमर खयाम, उमर खयाम का क्या है विशेष रूप से क्या है प्रभाव रहा। ये हालावादी कवि के रूप में पहचाने जाते हैं और इनकी साहित्य के रूप में क्या है इनकी बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। मधुशाला थी, मधुबाला थी, निशान निमंत्रण था, मधु कलश है, इस प्रकार की निशान निमंत्रण है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी गई हैं। तो इनके बारे में चीजें लिखनी थी, जन्म के बारे में, साहित्य के बारे में। ऐसी अपन भारती का देखें तो भारती का जन्म हुआ था वो देखिए 1926 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती का जन्म क्या है 1926 में और इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो 1997 में क्या है इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भी देखिए धर्मवीर भारती ने देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से देखिए इन्होंने पूरी क्या है अपनी पढ़ाई करी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी क्या है धर्मवीर भारती ने क्या है अपनी पढ़ाई करी थी और इनकी जो एमए वगैरह किया था उन्होंने वहीं से किया था। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में काफी चर्चा रही है। इन्होंने गुनाहों का देवता था, सूरज का 7वां घोड़ा था, हिमालय ठेले पर हिमालय था और अंधा योग गीति नाट्य था। इनकी कृतियां सर्वश्रेष्ठ कृतियां मानी जाती हैं और हिंदी साहित्य में एक महान कवि और एक लोकप्रिय क्या है लेखक के रूप में जाने जाते हैं। और भी इससे मिलती जुलती बहुत सारी बातें हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनको पुरस्कार वगैरह भी दिए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है फीचर कितने प्रकार होते हैं। तो आंसर देखिए फीचर कई प्रकार के होते हैं और इसमें देखिए एक तो जैसे आपका देखिए व्यक्ति परक फीचर है, व्यक्ति परक फीचर है। ठीक है, व्यक्ति परक फीचर है और भी देखिए जीवन शैली परक फीचर है। तो कई प्रकार के फीचर इसमें देखिए है ना, ये है व्यक्ति परक फीचर हो जाएगा है ना। और उसके बाद में देखिए सॉरी देखिए ये खोज परक हो जाएगा। देखिए हाँ ये देखिए हाँ ये देखिए इसमें ये तो हो जाएगा खोज परक फीचर हो जाएगा, खोज परक फीचर हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा एक हो जाएगा जीवन शैली पर आधारित फीचर हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका विशेष रुचि पर आधारित फीचर हो जाएगा, विशेष रुचि पर आधारित फीचर हो जाएगा। और भी देखिए कई प्रकार के फीचर हैं जो फीचर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखना कितने प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। इसमें यात्रा फीचर भी आ जाएगा, यात्रा फीचर भी है, यात्रा फीचर है। ठीक है, और भी देखिए आत्म परक फीचर है, कई प्रकार के फीचर होते हैं। तो ये पूछा गया है। अब पूछा देखिए इसमें सूचनाओं के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए सूचनाओं के स्रोत आप जानते हैं, जब सूचना इकट्ठे करते हैं तो उनके देखिए कुछ तो मानव स्रोत हैं, ये मानव स्रोत भी है कि मानवों से हम लोग, कुछ इंटरनेट के माध्यम से हम लोग, इंटरनेट के माध्यम से, कुछ क्या है पत्रकारों के माध्यम से, कुछ क्या है अभिलेखों के माध्यम से है, अभिलेखों के माध्यम से, कुछ क्या है बड़ी पुस्तक हैं उनके माध्यम से। ये सूचनाओं के प्रमुख स्रोत हैं
कि आप सूचना कहाँ कहाँ से इकट्ठी करेंगे। मान लीजिए आप पत्रकार हैं, सूचना इकट्ठी करने के लिए आपके पास क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ले सकते हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से ले सकते हैं, मानव स्रोतों के माध्यम से ले सकते हैं, अभिलेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, ये सारे हमारे क्या है सूचनाओं के वो आ जाएंगे। ठीक है, इनके आधार पे आप ले सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब हमारी देखिए व्याख्या आती है। तो व्याख्या में सबसे पहले आपको पता ही है, आराम से संकेत लिखें आप लोग। ठीक है, संकेत लिखें, उसके बाद संदर्भ लिखें आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रसंग लिखें, फिर उसके बाद में व्याख्या लिखें, और फिर उसके बाद में विशेष लिखें। ये हमारा व्याख्या का क्या है तरीका है। ठीक है, संकेत में शुरू के 2 शब्द लिखें, अंत के शब्द लिखें, उसके बाद संदर्भ में कवि का नाम, कविता का नाम, पाठ्य पुस्तक का नाम लिखें। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है। उसके बाद में कवि का नाम अपना तुलसीदास है पहले वाले का, और उसके बाद में ठीक है, और इसमें जो संवाद है अपना, ठीक है, लंका कांड से लिया गया, लक्ष्मण मूर्छा संवाद है, उससे लिया गया है, तो आराम से लिख सकते हैं। प्रसंग में यहाँ भगवान श्री राम की एक व्यथित मनोदशा का वर्णन किया गया है, और व्याख्या में आप लिख सकते हैं, वहां राम लक्ष्मण निहारे, वहां जाकर के भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को देखा, बोले वचन मन अनुसारी, तब वो एकदम सामान्य मनुष्य की तरह अनुसरण करते बोलते हैं, अर्ध रात गई कपने आए, आधी रात बीत गई परंतु हनुमान जी नहीं आए, राम उठाए अनुजुर लाओ। तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया, सकैना दुखद देख मुझ काऊ, तब कहा कि मेरा भाई मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता था, बंधु सदा मृदुल स्वभाव, कि मेरे भाई का मेरे प्रति हमेशा बहुत ही मधुर स्वभाव था। मम हित लाग तजय पित माता, अरे मेरे हित के लिए मेरे कारण ही अपने माता पिता को भी तज दिया, सहन किया विपिन माने वन को, हिम माने बर्फ को, आत्म माने धूप, वाता माने हवा, इन सारी वन की परिस्थितियां कठिनाइयों को स्वीकार किया। ये व्याख्या में लिख देंगे। विशेष में चौपाई चंद का सुंदर वर्णन किया गया है, अभी इसमें अनुप्रास वगैरह अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, और भगवान श्री राम की मनोदशा का वर्णन किया गया है, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला हमारा एकदम सिंपल पूछा गया है, और ये व्याख्या है हमारी, ये हमारे पतंग वाला पाठ है, और आलोक धनवा के द्वारा लिखित है। सिंपल सी रचना है, वही 5 चरण इसमें आएंगे। सबसे पहले संकेत आएगा, संदर्भ आएगा, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि आलोक धनवा के द्वारा रचित पतंग कविता से उद्धृत है, लिया गया है। उसमें जो बच्चे हैं उनकी मनोभावनाएं, पतंग उड़ाते समय क्या क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन किया गया है, और व्याख्या में इसका अर्थ आ जाएगा। जन्म से अपने साथ लाते हैं कपास, यहाँ बताया गया है जो बच्चे होते हैं जन्म से कपास की तरह मुलायम होते हैं, जैसे कपास एकदम मुलायम होता है ऐसे बच्चे लचीले और कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती आती बेचैन पैरों के पास, जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं तब ऐसे लगता है मानो पृथ्वी स्वयं घूमती हुई बच्चों के पास आ रही है। जब वे दौड़ते बेसोध, जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। छतों को नरम बनाते हुए छत भी एकदम कोमल हो जाती है, कोमल नहीं होती, पर जब पतंग उड़ाते हैं बच्चे तो पतंग उड़ाते समय इन बच्चों का पूरा ध्यान पतंग पर होता है, इसलिए इनको इसकी कठोरता महसूस नहीं होती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब बच्चे क्या है छतों पर दौड़ते हैं, दौड़ते समय इन बच्चों के पैरों की जो आहट है, पैरों की आवाज है, वैसे लगता है जैसे मृदंग बज रहा हो, कोई वाद्य यंत्र बज रहा है। जब पैर भरते हुए चले जाते हैं, जब वो एकदम झूले की तरह झूलते हुए और एक डाल की तरह लचीले वेग से, जैसे कोई पेड़ की लचीली डाल हवा के झोंके से हिलती रहे, ऐसे बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए एकदम दौड़ते हुए चले जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों तक, दौड़ते दौड़ते छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, उस समय गिरने से बचाता उन्हें उनके रोमांच, शरीर का संगीत, इन्हीं बच्चों का जो उत्साह है, संगीत है, उत्साह, हिम्मत है, वो इनको गिरने से क्या करता है, बचा लेता है। ये हमने अपने पेपर में दे रखी है बच्चों को व्याख्या, और इसके बाद में इसका विशेष है, तो विशेष आराम से लिख देंगे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, सरल से सुंदर भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे।
अब हमारी व्याख्या है हमारे गद्यांश से ली गई है। ये पहला पाठ है और ये पहली व्याख्या है। फूल है शिरीष का बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में निर्घात आएगा, धात नहीं निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलते रहते हैं तो लू से हृदय सूखता रहता है। एकमात्र शीश कालजी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता है। ये हमारा शीरीष का फूल पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है, उसे लिया गया है। और उसके बाद में इसकी क्या करते हैं हम लोग व्याख्या कर देंगे और व्याख्या में इसका पूरा सा अर्थ प्रकट कर देंगे। ठीक है, इसको व्याख्या में अब देखिए इसकी व्याख्या तो लिखाने से लिखती है, अब समझा दूंगा। फूल शिरीष का ये बताया गया, फूल का शिरीष का फूल होता है, बसंत की जब शुरुआत होती है तब से वो खिलता है और कितनी भी गर्मी सर्दी बरसात आ जाए आषाढ़ तक निश्चित रूप से खिलता रहता है। और मन रम गया यदि मस्त हो गया तो भाद्र महीने तक खिलता रहता है। जब लोगों के गर्मी से प्राण उबलते हैं सूखते हैं तो भी ये मात्र क्या है, एक कालजयी अवधूत की भांति। और शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत कहा गया है। क्यों कहा गया है कि जिस प्रकार से अवधूत होते हैं जिनपे दुख सुख परेशानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से और शिरीष का फूल है वो भी गर्मी और लू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अजयता का। और ये कहते हैं जीवन अजय होता है, हमें इसको जीना चाहिए, उसका मंत्र देता रहता है। व्याख्या हो जाएगी। विशेषण भाषा सरल से सुंदर है, ठीक है, उद्देश्य प्रदान है, ऐसा आ जाएगा। और ये हमारा पहलवान की ढोलक पाठ है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, उसे लिया गया है। इसमें भी देखिए एक तरीके से वहाँ की जो हृदय विदारक वातावरण है, वहां पर एक जो दुख है उसका वर्णन किया गया है कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है मानवीय गण है कि इतनी है जो मलेरिया की बीमारी फैली है, कैसे रात भी रो रही है, निस्तब्ध शांति करोड़ सिसकियां आहामान कष्ट को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही है। आकाश में तारे चमक रहे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं है, कहीं प्रकाश नहीं है, अंधकार ही अंधकार, तारा तो छाया हुआ है। आकाश से टूटकर देखो भावुक तारा, आकाश से टूटकर कोई भावुक तारा यदि पृथ्वी पर जाकर के उसकी सुरक्षा रक्षा करना चाहता है, परंतु वो क्या होता है, असफल हो जाता है, तो उसकी सब लोग क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, अन्य तारे की भावुकता पर खिलखिला के हंस पड़ते हैं। तो वहां का जो एक दुखद वातावरण है उसका वर्णन किया गया है, पहलवान ढोलक से लिया गया है। व्याख्या कर देंगे, विशेष में क्या है मानवीकरण लिख देंगे, सरल से सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार की व्याख्या हो जाएगी। अब देखिए हमारा यह है, इसमें यह हमारा निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली द्वारा बिजली उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में एक निविदा लिखी है। तो निविदा का प्रारूप आप लोगों को पता है सबको। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम कार्यालय का नाम लिखते हैं, कार्यालय का नाम लिख देंगे, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद में इधर आगे हम लोग क्या कर दिनांक लिख देंगे, इस हैंड पे आगे हम लोग क्या कर देंगे, विज्ञप्ति की निविदा की संख्या लिख देंगे। और फिर हम इसमें लिख देंगे कि देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली द्वारा बिजली उपकरणों की आपूर्ति करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। और फिर उसमें डेट आ जाएगी कि निविदा प्राप्त करने की डेट ये है, निविदा जमा कराने की दिनांक ये है और निविदा खोलने की दिनांक ये है, 3 दिनांक आ जाएंगी। उसके बाद में एक जो अपन सामान मंगा रहे हैं उपकरण, इसकी सारणी बनेगी, 6-7 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या आ जाएगी, उसमें क्या है कार्य का विवरण आ जाएगा। उसके बाद में फिर क्या है अनुमान लागत राशि आ जाएगी, फिर उसके बाद में धरोहर राशि आ जाएगी, फिर निविदा शुल्क आ जाएगा, फिर समय आ जाएगा। उसके बाद में सारणी को भर देंगे, हमें भाई 1 नंबर पे हमें इतने मीटर चाहिए, उसकी संख्या ये रहेगी, उनकी लागत राशि ये रहेगी, निविदा शुल्क ये रहेगा, समय सीमा 2 वर्ष या 2 महीने रहेगी, ऐसे 1-2 विवरण दे देंगे इंस्ट्रूमेंटों का। उसके बाद में निविदा शर्तें दी जाती है, शर्तें सब एक जैसी रहती है कि कोई भी विवाद होगा तो उसमें न्यायिक क्षेत्र दिल्ली रहेगा, कार्य में जो गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी तो आपकी धनराशि जब्त कर ली जाएगी, काम समय पर नहीं हुआ तो ये आपकी बातें वो नीचे आ जाएगा, यहाँ निदेशक सबसे लास्ट में आ जाएगा।
दूसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा पाठ्य पुस्तक विक्रेता को बोर्ड कार्यालय इलाहाबाद में पंजीयन करवाने की विज्ञप्ति है। ठीक है, अब कौन है इसमें बोर्ड द्वारा विक्रेताओं को बोला गया है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर एड्रेस आएगा विज्ञप्ति में। एड्रेस क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश। इस साइड में क्या आएगी, दिनांक, इस साइड में दिनांक, इस साइड में क्या आएगा, विज्ञप्ति सूचना। फिर उसमें आएगा यहाँ बोर्ड के द्वारा कि देखिए सभी पुस्तक विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि जो भी आप पुस्तक बेच रहे हैं उन पुस्तकों का इलाहाबाद में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक विक्रेता बोर्ड द्वारा कि आप देखिए आप सभी पुस्तक विक्रेता हैं, जो भी आप पुस्तक बेच रहे हैं सभी पुस्तक विक्रेता बोर्ड कार्यालय में इलाहाबाद में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीयन कराएं, तभी आप पुस्तक बेचने के लिए अधिकृत होंगे। इस प्रकार की सूचना दे दी है और नीचे लिखा आएगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा ये निबंध है और निबंध तो आप जानते हैं, ये विज्ञप्ति मैंने दे रखी थी पेपर में और निबंध देखिए यह आपका निबंध है। वैवाहिक उत्सव बढ़ता दिखावा है, ये आप जानते हैं, अच्छे से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले रूपरेखा, रूपरेखा में प्रस्तावना, प्रस्तावना में वैवाहिक उत्सव में बढ़ता दिखावे के कारण, उसके बाद में उसके परिणाम और उसके बाद में उसके निवारण और उपसंहार से बना देंगे। और प्रस्तावना में देखिए वैवाहिक उत्सवों में बढ़ता कि आजकल व्यक्ति क्या है दिखावा अधिक कर रहा है। दिखावा अधिक करने के लिए क्या है वो उत्सव और वैवाहिक समारोह में क्या कर रहा है, वो अत्यधिक दिखावा कर रहा है। पहले भी हमारे यहाँ वैवाहिक उत्सव होते थे, परंतु उस समय क्या है सहजता, सरलता और आत्मीयता के साथ में ये उत्सव होते थे। और आजकल व्यक्ति क्या है अपने दिखावे के चक्कर में इन अपनी जो पुरानी संस्कृति परंपराओं को खोता हुआ चला जा रहा है और लगातार निरंतर क्या है दिखावे में क्या है पैर फैलाता हुआ चला जा रहा है। अब देखिए इसके कारण क्या है, कारण एक तो ये कि व्यक्ति अपना दिखावा करना चाह रहा है, एक व्यक्ति के पास क्या है पैसा है उसको व्यक्ति खर्च करना चाह रहा है और दूसरा व्यक्ति अपनी समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक बना हुआ है। ऐसी कुछ बातें आ जाएगा उसमें। परिणाम क्या रहे, परिणाम इसके अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक तो आप क्या है अनावश्यक रूप से खर्चा हो रहा है और इसमें क्या हम दिखावे में हम इतना खर्च कर देते हैं कि जिससे बाद में जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोग हैं उनको अत्यधिक परेशानी आती है, लोग कर्जे में डूब जाते हैं, फिर लोग अपना जो जीवन है वो अच्छे से नहीं जी पाते। ऐसी कुछ बातें निष्कर्ष में कहते हैं कि हमें वैवाहिक उत्सव में कम से कम दिखावा करना चाहिए और हमें अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुसार ही हमें अपनी वैवाहिक उत्सवों को हमें करना चाहिए। ऐसी हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है और अच्छा निबंध है। ठीक है, बुजुर्ग हमारी धरोहर में प्रस्तावना आ जाएगा। ठीक है, बुजुर्गों का महत्व आ जाएगा, उसके बाद में उनका दायित्व आ जाएगा, उनका एक तरीके से अपना प्रभाव भी आ जाएगा, भाई उनका प्रभाव क्या पड़ता हमारे जीवन पर, और उपसंहार आ जाएगा। ऐसे ही मेरा पहला शैक्षिक भ्रमण है। अब भ्रमण में प्रस्तावना आ जाएगी, शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य महत्व आ जाएगा, उसका परिणाम आ जाएगा। ठीक है नहीं, और उसके बाद कौन कौन सी जगह पर गए हो जगह का नाम आ जाएगा, उपसंहार आ जाएगा। और बढ़ती सड़क दुर्घटना कारण निवारण, अधिकतर बच्चों ने यही किया है, यही करना चाहिए, बढ़ती सड़क दुर्घटना कारण निवारण के। और इसमें तो दे रखा है पूरा ऊपर हेडिंग, बढ़ती सड़क दुर्घटना कारण निवारण आ जाएगा, प्रस्तावना आ जाएगा, उसके बाद में इसके कारण दे रखे हैं, निवारण दे रखे हैं, उपसंहार आ जाएगा। तो बढ़ती दुर्घटना पर हमें ये है कि देखिए व्यक्ति को अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए और मंगलम बनाने के लिए हमें सड़क दुर्घटना से बचने का प्रयास करना चाहिए। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को सोच समझ करके यात्रा पे जाना चाहिए और व्यक्ति को अपनी जो यातायात के नियम है उनका पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कारण क्या है, अब दुर्घटना का कारण तो क्या है, एक तो व्यक्ति नशे में चल रहा है, ये भी कारण है, एक व्यक्ति अचेत अवस्था में चल, ये भी कारण है, एक व्यक्ति क्या है बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, वो भी कारण है। इसलिए कई कारण हैं जो सड़क दुर्घटना, एक नियमों का पालन नहीं कर रहे, ये भी एक कारण है। तो ये सारे कारण आ जाएंगे। निवारण क्या है, निवारण ये है कि व्यक्ति को सावधानी पूर्वक चलना चाहिए और व्यक्ति को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए
और देखिए व्यक्ति को धीरे से धीरे क्या है कम स्पीड में व्यक्ति को यात्रा करनी चाहिए। यात्रा करते में नशे आदि का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना को। तो ये सावधानी चलोगे नशे आदि निवारण हो जाएगा। उपसंहार में हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये देखिए आज का हमारा पेपर था, जो मैंने इसका पूरा आपको सॉल्यूशन बताया। निबंध वगैरह तो लिखने की बात है, पूरा लिखते हैं, टाइम लगता है। और देखिए फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये आपके मेरे पास देखिए निशान क्लासेस के टेस्ट पेपर हैं और ये मेरा बोर्ड का पेपर है। बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम देखिए सभी जो शंकाएं चल रही हैं, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो और 10th, ये बोर्ड की बता रहा हूं मैं। बाकी 11th में भी सारे सब्जेक्ट हैं, 9th 8th में भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि जरूर आप लोग क्या है निशान क्लासेस के साथ जुड़े, क्योंकि निशान क्लासेस क्या है तो सफलता निश्चित है। और निशान क्लासेस की टेस्ट सीरीज तो अपने आप में एक परीक्षा बाण है। और मैं फिर कह रहा हूं मैं आपसे कि अभी आपके जो पेपर बचे हुए हैं उन पेपरों के लिए भी निशान टेस्ट पेपरों को जरूर पढ़कर जाएं। उन पेपरों को पढ़ के जाएं, उन पेपरों को पूरा क्या तरीके से करके आए, जरूर आपको क्या है फायदा मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप 90% की तैयारी करिए आपने, और यदि 90% की तैयारी करिए आपने और निशान क्लासेस के टेस्ट पेपर करने से आप यदि 96 बना देते हैं तो आप देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कह रहा हूं जरूर आप इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे यदि आप पेपरों को सही तरीके से हल करके जाते हैं। और मैं बता दूं आपको निशान क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पाठ्यक्रम उपलब्ध है। न्यूनतम शुल्क में आपको ऑनलाइन कोर्स भी है और ऑफलाइन में भी हम लोग आप देखिए अन्य कोचिंगों की अपेक्षा बहुत कम पैसे लेकर के पढ़ा रहे हैं और हम परिणाम उन कोचिंगों के बिल्कुल समकक्ष देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चे जेई मेंस में भी कई बच्चे क्वालिफाई होते हैं, जो बच्चे 12th के साथ साथ क्या है जेई मेंस आदि में भी क्या है नीट में भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि एक बार आप जरूर हम पर भरोसा करिए और हम इसी आत्मविश्वास भरोसे के साथ हम चल रहे हैं। और पूरे के पूरे राजस्थान में हम लोगों ने आत्मविश्वास और भरोसा पैदा भी किया है कि लोग हम पर विश्वास करते हैं, निशान क्लासेस पे भरोसा करते हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि एक बार जरूर कोटा आए तो निशान क्लासेस में विजिट जरूर करें, निशान क्लासेस में एक बार आके जरूर पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ आपसे 2 दिन 3 दिन 5 दिन का आप फ्री डेमो लेके देखें, उसके बाद अपन फीस सबमिट कराएं और आप आनंद लीजिए पढ़ाई का। और आप पता लगेगा कि एक्चुअल में पढ़ाई अन्य कोचिंग की अपेक्षा यहाँ क्यों डिफरेंट है। इसलिए जरूर आप लोग डेमो लें। 11th में बैच हमारे कुछ समय बाद अभी 10th के पेपर होते ही आरबीएससी बोर्ड के पेपर होते ही अपने 11th का बैच स्टार्ट हो जाएगा। वर्तमान में रनिंग बैच हमारा 11th का चल रहा है और सीबीएसई में हमारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं। इसलिए मैं फिर आपसे कहता हूं एक बार निशान क्लासेस जरूर आए और निशान क्लासेस में जरूर जुड़े और कोटा आए तो एक बार निशान क्लासेस विजिट जरूर करें। और यदि आप अपने नौनिहाल बच्चों को यदि आप बढ़िया तनाव मुक्त शिक्षा देना चाहते हैं तो आप कोटा में जरूर निशान क्लासेस भेजें। यहाँ पर कोई तनाव नहीं है, बच्चों को बहुत ही स्वरुचि के साथ क्या है पढ़ा जाता है, जिसमें हमारे पास क्या है डिजिटल बोर्ड वगैरह की सारी व्यवस्था है और बच्चों को समय समय पर क्या है हम लोग इस प्रकार के मोटिवेशनल रहे क्लासेस भी लगती रहती हैं जो बच्चों के लिए क्या है तनाव से मुक्त करने का काम करती हैं। और इसमें हमारी पूरी की पूरी टीम क्या है निरंतर काम कर रही है। तो आप जरूर निशान क्लास से जुड़े। धन्यवाद।